Hello guys, this is Prakash Singh Chauhan, your mentor, and I'm back with the second video of Dust of Snow poem. And in this poem, we will be discussing about the poetic devices used in this poem, Dust of Snow. So let's begin the discussion of the poetic devices used in this poem. In the first video of this poem, Dust of Snow, I had discussed the symbol of negativity and symbol of positivity. These are the symbolism. These are the part of poetic devices. Poet has used the symbolism in order to talk about hemlock tree and crow as symbol of negativity and symbol of positivity as good omen, snow, dust form. Guys, the first poetic device used in the poem Dust of Snow is the rhyme scheme. मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ तक मैंने डिस्कस कर रखा था उसमें। जैसे अगर आप दोनों स्टैंडर्स को ये पोएम दिस पोएम कंप्राइजेस टू स्टैंडर्स 4 लाइन्स इच, टोटल 8 लाइन्स का ये पोएम है। अगर इसको दोनों स्टैंडर को अलग अलग देखें, जैसे बेसिकली यू विल बी आस्क्ड ओनली वन स्टैंडर इन एग्जाम एंड वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द राइम स्कीम इन जस्ट 4 लाइन्स। अकॉर्डिंग टू दैट ए बी दोनों स्टैंडा में होगा पोएटिक डिवाइस। बट अगर आपसे एज ए होल पूछा जाए कि व्हाट विल बी दी पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दी पोएम, एज ए होल एज ए सिंगल यूनिट, देन द पोएटिक डिवाइस विल बी डिफरेंट। जैसे क्रो, स्नो, ए आ जाएगा। जैसे पहले हम लोग ए को कर लेंगे फिर बी को कर लेंगे, तो क्रो आया ए हमारा, तो उसके बाद हम ए को ही ढूंढेंगे। मी नहीं आ रहा है, स्नो आ रहा है, स्नो भी ए हो गया, फिर मी और ट्री बी हो गया। इसी तरह से स्टैंडर्ड 2 में हम लोग देखेंगे, अगर डिफरेंट एक ही पोएम में निकालना है राइम स्कीम, तो ए बी मिल गया हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में। सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हर्ट हमें ना तो क्रॉ से मिल रहा है, ना तो मी से मिल रहा है, ना तो ए से मिल रहा है, ना तो बी से मिल रहा है, तो हमारा हर्ट हो जाएगा सी। एंड देन मूड हर्ट से नहीं मिल रहा है, पार्ट, हर्ट एंड पार्ट दोनों मैच कर रहा है, राइम दोनों का साउंड मैच कर रहा है, तो हर्ट को हमने सी दिया है तो पार्ट को भी सी दे देंगे। फिर मूड और रूड ये दोनों डी हो जाएगा। तो सेकंड स्टैंडर्ड में हमारा सी डी ये एक तरीका है राइम स्कीम अलग से एक ही पोएम का निकालना है। तो अगर हम एज ए होल पोएम निकालते हैं, एज ए होल अगर सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं पोएम को, तो टोटल 8 लाइन्स का अगर राइम स्कीम निकालेंगे तो होगा ए बी सी डी। लेकिन बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम लोग, तो यू विल बी आस्क्ड ओनली वन स्टैंडा एंड देयर यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 4 लाइन्स। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए बी दोनों स्टैंडा में होगा राइम स्कीम। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। इट्स अबाउट सिम्बलिज्म। सिम्बलिज्म मैंने पहले भी डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में, फिर से मैं बता रहा हूँ। सिम्बलिज्म इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर पोएट यूजेज समथिंग इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। किसी एक चीज़ का यूज़ करते हैं किसी दूसरे चीज़ के बारे में बताने के लिए। लाइक यहाँ पे सिम्बलिज्म में बताया गया है, जैसे इट इज़ व्हेन समथिंग इज इंडिकेटेड टू अदर सेंस ऑफ मीनिंग। जैसे हेमलॉक ट्री सिंबल ऑफ नेगेटिविटी था, जिसको अपशगुन माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है, लेकिन इसने कैसे पोएट के मूड को चेंज किया। क्रो, स्नो, ये सारे सिम्बलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। राइट गाइज, मैं एक बार ये भी बताऊंगा, फिर से आपको रिपीट करूंगा, जैसे फर्स्ट मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को हम लोग नेगेटिव समझते हैं। इट इज़ आर परसेप्शन दैट वी बिलीव समथिंग इज एज नेगेटिव, समथिंग एज पॉजिटिव, बट देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ परसेप्शन, देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ थिंग। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हमारा परसेप्शन होता है, सोच होती है, पूरी धारणा होती है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों को मानते हैं और किसी चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं नेगेटिविटी में और पॉजिटिविटी में। इट इज़ हार्ड लेबर एंड डिटर्मिनेशन दैट विल लीड नेगेटिविटी टू दी पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हार्ड लेबर और डिटर्मिनेशन से। तो सिम्बलिज्म में यहाँ पे हेमलॉक ट्री, क्रो और स्नो को यूज़ किया गया है इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। एंड देन गाइज द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इंजैबमेंट। इंजैबमेंट को मैंने डिफाइन किया यहाँ पे अपने नेचुरल टंग में। इट इज़ व्हेन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट यूजेज पंक्चुएशन मार्क लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सेट्रा। इस तरह के जो स्टॉपेजेस आते हैं, मार्क्स आते हैं, वो जब लगता है कहीं पे, तो एक कंप्लीट सेंस आता है हमारा, एक सेंटेंस होता है। तो इंजैबमेंट इज़ व्हेन अ सेंटेंस और कंप्लीट सेंस completes, when a sentence completes in 2 or more lines without the use of punctuation mark in a stanza। जब किसी स्टैंजा में, पोएम के स्टैंजा में आप देखेंगे कोई एक सेंटेंस जो कंप्लीट हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा लाइन में, और उन लाइंस के बीच में कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा है, लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क,
इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजैबमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंजैबमेंट वो पोएटिक डिवाइस है व्हेन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा लाइंस में कंप्लीट हो रहा है पोएम में, और उसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा है, तो उसको इंजैबमेंट बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इंजैबमेंट इन दिस पोएम। Guys, the whole poem is the example of the poetic device enjambment. Why? Because if you read the poem, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart. देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा जो है एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में हैज़ आया, मतलब हेल्पिंग वर्ब, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? गिवन। फर्स्ट स्टैंजा इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, हैज़ इन द सेकंड स्टैंजा इज द हेल्पिंग वर्ब, गिवन इज द मेन वर्ब, उसके बाद का जितना पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा पोयम एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंस है, जिसमें कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंजैबमेंट। एंड नाउ the next poetic device used in this poem Dust of Snow is assonance. Assonance is a repetence of vowel sound for more than twice in a line. एक ही लाइन में जब vowel साउंड होगा, अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ड में, अच्छे से मैं बता रहा हूँ, एसोनेंस वो पोएटिक डिवाइस है जब पोएम में किसी स्टैंजा में आप देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा बार वॉवेल साउंड से आने वाला वर्ड यूज हो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, काउ, वाओ, हाउ। आई रिपीट, जैसे मैंने बोला काउ, COW काउ, फिर बोला मैंने वाओ, WOW वाओ, फिर बोला हाउ, HOW हाउ। ये ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो काउ में ओ आ रहा है बीच में, वाओ में ओ आ रहा है, हाउ में ओ आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, दो से ज़्यादा बार आ रहा है वॉवेल साउंड, तो इसको एसोनेंस बोलते हैं। अब हम लोग पोएम में एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा में ये एग्जांपल एसोनेंस को फर्स्ट स्टैंजा में दिया हुआ है। सेकंड लाइन आप लोग देखिएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, शुक डाउन ऑन। देखिए मैंने अंडरलाइन किया ओ को तीनों वर्ड्स में। ये तीनों वर्ड्स में ओ साउंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। ये बार बार मतलब रिपीट हो रहा है और दो से ज़्यादा बार हो रहा है। शुक डाउन ऑन, इसका मतलब दो से ज़्यादा बार कॉन्सोनेंट साउंड आया सेम लाइन में, इसको याद रखिएगा, सेम लाइन होना चाहिए। तो ये एग्जांपल होता है एसोनेंस का। गाइस उसी तरह से कॉन्सोनेंस होता है। कॉन्सोनेंट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, जब एक ही लाइन में विन रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड फॉर मोर दैन ट्वाइस इन अ लाइन, एक ही लाइन में जब कॉन्सोनेंट साउंड दो या दो से ज़्यादा बार आता है, उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में आप लोग थर्ड लाइन देखिएगा, एंड सेव्ड सम पार्ट। जैसे सेव सम, ये तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। फिर लास्ट वाला लाइन देखिएगा आप लोग, लास्ट वाली लाइन में आपका तीन वर्ड से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ऑफ अ डे आर हैड। देखिए कि द साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही खास है, ठीक है, जो तीनों में आ रहा है, जो लाइक ऑफ अ डे आर हैड ड्रीम। तो ये कॉन्सोनेंट्स है, एग्जाम्पल है, डिवाइस को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। लेट्स मूव नेक्स्ट। नाउ गाइस, सेंट्रल आइडिया दी सिंपल एंड स्मॉल पोएम। ये बहुत ही सिंपल और स्मॉल छोटा सा पोएम है, 8 लाइन्स का है, बहुत बड़ा नहीं है, इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं। बट सिंपल एंड स्मॉल पोएम होने के बाद भी दिस पोएम हैज़ अ डीप एंड एवरलास्टिंग मीनिंग। व्हाई डीप एंड एवरलास्टिंग? बिकॉज द पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड सम वर्ड्स, some symbol of negativity that converts the poet's mind into positivity। बहुत ही everlasting इसका है, जो हमारी लाइफ पे पड़ सकता है इसका असर। हम इसको अगर एक्सेप्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें अपने अंदर, तो हम लोग नेगेटिविटी जो होता है हमारी लाइफ में या हम जो सोसाइटी में समझते हैं, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस पोएम हैज़ डीप एंड एवरलास्टिंग मीनिंग दैट कैन बी डीप एंड एवरलास्टिंग इन आवर लाइफ। It talks the significance or importance of small, that is negative things, in changing one's feeling। one's में s छुटा हुआ कर दीजिएगा, one's feeling and mood। कैसे इस पोएम में बताया गया है कि sometimes small and negative things that we consider negative for our life in our society changes our mood and feeling। कैसे हमारे मूड को चेंज करता है, फीलिंग को चेंज करता है। It says that small negative things make a big change। It also talks that never give up or on losing but keep living hard। It also talks that, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट लाइन को, it also talks that never give up on losing
कभी भी किसी चीज़ को लूज़ करने से आप कभी गिव अप मत करिए, हार नहीं मानिए, बट कीप लेबरिंग हार्ड। पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, वट एवर हैपेंस रॉन्ग इन योर लाइफ, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसके लिए मैं एक वो बोलूँगा आपने के लिए, just forget about those who negates you, just forget about those things which negates you, and keep moving up. So this is the end of this poem, end of the explanation of this poem and poetic devices. I hope you guys are all done with the explanation and understanding. If something is left in my discussion, you can ask in the comment. Have a nice time.